Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the second chapter of microbiology, control of microorganism. In second chapter we will discuss how to control the growth of microorganism and how we can prevent microorganism growth. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को, उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं। इसको हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी कहते हैं। आप उन प्रिकॉशन को फॉलो करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो ताकि हेल्थ केयर वर्कर को भी इन्फेक्शन ना हो और जो पेशेंट जिनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी कोई और इन्फेक्शन ना हो। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स designed to protect healthcare worker and patient from the spread of infectious diseases. ये कुछ ऐसी स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जिसे हम फॉलो करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं हमारे साथ उनकी स्प्रेड को हम कम से कम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड की थी? CDC हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिन्होंने ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बताई है जिसे हम फॉलो करके इन्फेक्शन को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रिकॉशन है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑल ब्लड बॉडी फ्लूइड्स secretion, excretion except sweet, non-intoxicant and mucous membranes may contain infectious agents and should be treated as potentially infectious। मतलब हमारे पास जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं, सिक्रीशन बॉडी से आती है, कोई एक्सक्रीशन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, चांसेस है कि उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, तो आपने उनको बड़ी प्रिकॉशनली हैंडल करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ है की एलिमेंट्स। वो कौन कौन सी की एलिमेंट है जिसको हम फॉलो करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को टच करने से पहले एंड आफ्टर द टचिंग ऑफ द पेशेंट या आफ्टर द टचिंग ऑफ सराउंडिंग द पेशेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट, यू नीड हैंड वॉशिंग, ए प्रॉपर हैंड वॉशिंग। जो WHO ने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करके आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड वॉशिंग की हमारे पास 11 स्टेप है जो WHO ने हमें बताई है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वेट हैंड, अपने हाथों को गीला करना पानी के ज़रिए। सेकंड स्टेप में आपने सॉप को अप्लाई करना है या जो भी सैनिटाइज़र वगैरह आपको मिले उसको अप्लाई करके पूरे हाथ को कवर कर लेना है इससे। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, रबिंग करनी है पाम टू पाम, अपने हाथों को रब करना होता है। इसमें आप इन पिक्चर में देख भी सकते हैं और हैंड वॉशिंग पे एक छोटा सा वीडियो है यूट्यूब पे, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उनके जो स्टेप्स है सारे बताए गए हैं जैसे WHO के हैं, तो उससे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।
फोर्थ स्टेप में हमारे साथ है बैक ऑफ द हैंड। जो आपके बैक साइड ऑफ द हैंड है उसको आपने रब करना होता है। उसमें आपकी फिंगर इंटरलॉक होने चाहिए। देन आपने बिटवीन द फिंगर रब करना होता है, फिंगर को इंटरलॉक करके कि उंगलियों के दरमियान अगर कोई जर्म वगैरह चला गया है ताकि वो भी हमारे साथ क्लियर हो जाए। देन आपने थम्स को रब करना होता है रोटेटिंग मोशन में दोनों हाथों के। देन आपने फिंगर टिप को रोटेशनली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट देखिए रब करना होता है ताकि अगर आपके नेल्स में नाखूनों में कोई इन्फेक्शियस हो तो वो भी हमारे साथ ख़त्म हो जाए। देन आपने हाथों को रिंस करना होता है, रनिंग वाटर के साथ धोना होता है। 10 नंबर पे हमारे साथ है यू नीड टू ड्राई योर हैंड विथ पेपर टॉवल, और ऐसा टॉवल आपके पास होना चाहिए जो कि साफ़ हो। एंड देन टर्न ऑफ द टैप विद यूजिंग पेपर टॉवल, और जो भी आप टॉवल यूज़ करें उसके साथ आपने टैप को, नलके को बंद करना है अपने हाथों से नहीं, क्योंकि नलका हमारे साथ गंदा होता है, इन्फेक्शियस के चांसेस होते हैं। तो आपने अभी हैंड वॉशिंग कर ली तो चांस है कि दोबारा आपके हैंड पे इन्फेक्शियस एजेंट लग जाए। की एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में सेकंड नंबर पर हमारे साथ आता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं, उनको अटेंड करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। इसमें हमारे साथ ग्लव्स आते हैं, गाउन आता है, मास्क आता है, एंड आई प्रोटेक्शन आता है, गॉगल वगैरह, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस मटेरियल। ग्लव्स क्या करता है, आपके हैंड को इन्फेक्शियस एजेंट से बचाता है। गाउन आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, मास्क आपकी पूरी फेस को कवर कर लेता है, एंड आई प्रोटेक्टर जो है ना, गॉगल वगैरह आपकी आइज़ को कवर कर लेता है ताकि आपकी पूरी बॉडी सेफ हो, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आप पे अटैक ना करे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फिर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर स्टेप हमारे साथ है रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कप एटिक्वेट। हेल्थ केयर वर्कर्स and patients should cover their noses and mouth when coughing or sneezing and dispose of tissues properly. It's mean अगर कोई पेशेंट है या हेल्थ केयर वर्कर है वो कपिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसे चाहिए कि अपने माउथ को, अपने फेस को कवर करे टिश्यू के साथ, उसमें स्नीजिंग करी, उस पर कपिंग करी, एंड देन उसको डिस्कार्ड करे प्रॉपरली, ताकि इन्फेक्शियस की चांस है वो दूसरे शख्स को, दूसरे पेशेंट को, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कम से कम हो। 4th नंबर पर हमारे पास है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। हमने एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करके इंजेक्शन लगाना है। सबसे पहले अगर आप आईवी लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, अल्कोहल स्वाब से हमने उस एरिया को क्लीन करना है फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस। सिरिंज को सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, इन देन इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करके फेंक देना चाहिए। 5th नंबर पर हमारे साथ है सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल। अगर आप कोई ऐसी मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं जिससे चांस है कि इन्फेक्शियस कास हो जाए, जैसे शार्प मटेरियल हो गई, सिरिंज वगैरह, ब्लेड्स, या बायोहैज़र्डस मटेरियल जो ब्लड होता है, टिश्यूज़ होते हैं,
तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपर उनकी जो येलो डस्टबिन में जो बायो हैज़ardous मटेरियल होते हैं एंड जो शार्प वगैरह होते हैं उनको आपने शार्प बॉक्स में प्रॉपर डिस्पोज करना होता है। 6 नंबर पर हमारे साथ है एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। आपकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है या पेशेंट का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इनको हम प्रॉपर डिसइंफेक्ट करते हैं। इनके लिए अपना लिक्विड आता है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन कम से कम स्प्रेड करे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ है टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन। हमारे साथ है 4 टाइप ऑफ प्रिकॉशन, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है ना, वो हमारे साथ वो प्रिकॉशन है जिसे हम सारे पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं एंड सारे इन्फेक्शियस टाइप पे प्रिकॉशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ हैंड हाइजीन आता है। हम कोई भी प्रोसीजर करें, कोई भी पेशेंट को एक्सपोज करे, कोई भी पेशेंट को टच करे, कोई भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करे, तो हमने हैंड हाइजीन लाजमी करनी है। दूसरा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने लाजमन यूज़ करना है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट आपने करनी ही करनी है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपने फॉलो करनी है। देन इसके बाद हमारे साथ आता है कंटेक्ट प्रिकॉशन। अगर आपको पता हो कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है या उसको कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो कंटेक्ट के ज़रिए दूसरे शख्स को लग सकती है या पेशेंट को लग सकती है, तो आपने प्रॉपर ग्लोव्स एंड गाउन को पहनना है और जो इक्विपमेंट आप यूज़ करें उसको प्रॉपर आप डिस्पोज करें या डिसइंफेक्ट करें। देन हमारे साथ आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। अगर कोई शख्स स्नीजिंग करे, कपिंग करे, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो, जैसे मेनिंजोकोकल डिजीज़ हो, पर्टूसिस हो, इन्फ्लुएंज़ा हो, तो आपने फिर सर्जिकल मास्क या N95 मास्क यूज़ करना होता है। इस पेशेंट को आप एक प्राइवेट रूम में एडमिट करते हैं ताकि दूसरा पेशेंट उससे अफेक्ट ना हो, और आप जब उस पेशेंट को अटेंड करने जाते हैं तो प्रॉपर आप अपना PPE फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे साथ है ईयरबोर्न प्रिकॉशन। अगर किसी पेशेंट को TB हो, मीज़ल हो, वेरिसीला हो, जो कि अगर आप उसकी इन्वायरमेंट में हो तो आपको चांसेस है ट्रांसफ़र हो जाए उनकी कपिंग से, उनकी स्नीजिंग से या उनकी रूम एयर से, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें आपने पेशेंट को प्राइवेट रूम में और उस रूम को आपने नेगेटिव प्रेशर देना है। नेगेटिव प्रेशर रूम जो प्रोटोकॉल है उसको आपने अप्लाई करने हैं इसमें, ठीक है। एक हमारे पास होता है नेगेटिव प्रेशर रूम एंड दूसरा हमारे पास होता है पॉजिटिव प्रेशर रूम। नेगेटिव प्रेशर रूम में उस रूम से बाहर कोई हवा नहीं निकलती, एयर नहीं निकलता, वहाँ पे जो कंटेमिनेटेड एयर है ना वो नहीं निकल सकता। हमने इस तरह से उसका प्रेशर बनाया होता है। बाहर से साफ़ हवा आती है लेकिन अंदर जो है ना, अंदर से हवा बाहर की तरफ नहीं जाती। और पॉजिटिव प्रेशर रूम में हम OT में ये यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा प्रेशर बनाते हैं जिससे बाहर की इन्वायरमेंट से अंदर एयर ना आए, बाहर एयर चले जाए लेकिन अंदर की तरफ हम उस सारे एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं, OT को स्टेरिलाइज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाहर की कंटेमिनेटेड एयर अंदर दाखिल ना हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन। देन टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन में हमारे साथ न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन है। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन हम इसकी इंडिकेशन कब कब हम करते हैं, मतलब उसको फॉलो कब करते हैं। पेशेंट विद कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम, न्यूट्रोपीनिया। हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट है जिसको HIV है, एड्स है, जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ है,
वो ससेप्टेबल है किसी भी इन्फेक्शन का, अगर वो सामना करेगा ना तो डायरेक्टली उस पर अटैक करेगा। रिस्क फैक्टर क्या है? इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन के सामने वो एक्सपोज हो जाए तो चांसेस ज़्यादा है कि उसको अफेक्ट करे पेशेंट को। तो आपने कौन कौन सी प्रिकॉशन को फॉलो करनी होती है? स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन को आपने फॉलो करना है, जो WHO की गाइडलाइन है उसके मुताबिक। उसकी रूम में विज़िटर को आपने लिमिट रखना है, कम से कम करना है कि अगर किसी विज़िटर को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो तो चांसेस है और इस पेशेंट को भी ट्रांसफ़र हो जाए। रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, आइसोलेशन फ्रॉम इंडिविजुअल विथ इन्फेक्शन एंड अप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी मेजर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी होती है। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड यूज़ ऑफ prophylactic antibiotic or antifungal medication as appropriate. So what is mean of prophylactic? Prophylactic हम तब यूज़ करते हैं कि अभी इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वो ससेप्टेबल होस्ट है। ससेप्टेबल मीन रिस्क फैक्टर उसकी ज़्यादा है, अगर कोई भी इन्फेक्शन आ जाए तो उसको जल्दी से लग जाए, उसमें जो रेजिस्टेंट की क़ुव्वत है, सलाहियत है, वो कम से कम रह गई है। तो हम पे प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं कि इन्फेक्शन अभी काज नहीं हुआ, इससे पहले हम देते हैं ताकि अगर इन्फेक्शन काज हो जाए तो उस पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन। इसकी इंडिकेशन हमारे साथ क्या क्या है? पेशेंट विद वीकन इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है या वो किसी ऐसी एरिया में रह रहा है जहाँ पर चांसेस ज़्यादा है इन्फेक्शन के। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, अगर किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होनी है तो उसकी जो बॉडी होती है वो उस न्यू ऑर्गन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, उसके अगेंस्ट रिएक्शन देती है। तो हमने उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड पे डालना होता है ताकि उसकी बॉडी कम से कम रिएक्ट करे। एंड पेशेंट विद सीवियर बर्न, अगर कोई पेशेंट है उसकी बर्न इंजरी हुई है बहुत ज़्यादा तो हम प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं इन दो सूरतों में। इसमें हमारे साथ कौन कौन सी प्रिकॉशन फॉलो होती है? आपने यहाँ पर देखा होगा कि हैंड हाइजीन सब में आता है, ये तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। NPPE भी सब में आता है, ये भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं ना वो लाजिम व मलज़ूम है, उसको आपने फॉलो करना है। लिमिटेड कंटेक्ट विद विजिटर एंड स्टाफ, रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन एक्टिविटी और एक्सपोजर। मतलब अगर कोई पेशेंट बाहर जाना चाहता है, एक्टिविटी करना चाहता है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है और ससेप्टेबल है तो हमने उसको एक्टिविटी को लिमिट करना है। एप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी मेजर, प्रॉपर डाइटिशियन को कॉल करके उनके लिए उनके मुताबिक डाइट तैयार करनी पड़ती है उस पेशेंट के लिए ताकि उनकी हेल्थ ज़्यादा जल्दी से जल्दी बेटर हो जाए। एंड मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, जो भी हमारे साथ इन्फेक्शन के साइन, हमें फ़िज़िकल साइन हो गए या ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम CBC करते हैं, CRP करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है। अगर हमारे पास WBC का काउंट ज़्यादा है, CRP ज़्यादा है तो इट्स मीन पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसको प्योर है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। हम क्यों माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे साथ क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करके, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करके पेशेंट को केयर देते हैं तो आप
जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्प्रेड होना है, फैलना है, वो आप कम से कम करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे साथ है प्रिजर्विंग फूड एंड अदर पेरिशेबल आइटम। अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट हमारे साथ हो गई या कोई भी फूड आइटम हो गई तो हम उसमें कुछ ऐसी केमिकल डालते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं या उसका टेम्परेचर कम से कम करते हैं ताकि उनमें बैक्टीरिया वगैरह, फंगस की ग्रोथ कम से कम हो या ना हो, और हम लॉन्गर टाइम के लिए उसको यूज़ करें। इसमें हम प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे साथ है प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। लोगों की सेहत को हमने प्रोटेक्ट करना होता है ताकि कम से कम हमारे पास इंसिडेंट हो। इंसिडेंट मीन कम से कम नए पेशेंट को डिजीज़ कास हो जाए और हम एक सेफ एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, मतलब हमारे पास जो फूड इंडस्ट्रीज होती है या जो खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं उन पे हम क्वालिटी चिकन बैलेंस रखिए। गवर्नमेंट का काम है ताकि वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करे और ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो कि कोई शख्स कंज्यूम करे तो उनको बीमार ना करे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन वाटर ट्रीटमेंट, हमारे साथ जितने भी वाटर फिल्टर लगे होते हैं, वो बड़े बड़े टैंक होते हैं सिटीज़ में, तो हमें चाहिए कि उनकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन करें, क्लोरिनेशन करें ताकि उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने के बराबर हो और हर किसी को सेफ पानी मिल सके, पीने के लिए साफ़ पानी मिल सके। प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, में चाहिए कि उनमें हम ऐसी तकनीक एंड मैयर को फॉलो करें जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है ना हमारे साथ कम से कम हो। हम स्टरलाइजेशन को, एसेप्टिक को एंड डिसइंफेक्शन के रूल को प्रॉपर फॉलो करें। डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के ज़रिए हम न्यू एंटीबायोटिक बनाते हैं, न्यू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बनाते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉपर बैक्टीरिया है ये किस एंटीबायोटिक के ज़रिए कंट्रोल हो सकता है, उनकी ग्रोथ को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं ताकि जितनी भी डिजीज़ हैं हमारे साथ उनके लिए हम नए से नई एंड इफेक्टिव से इफेक्टिव ट्रीटमेंट ला सकें। रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म अकर एट ए सर्टेन रेट डिपेंडेंट प्राइमरी ऑन टू वेरिएबल, अगर आप चाहते हैं कि हम माइक्रोब्स को ख़त्म करें, उनको किल करें, डिसइंफेक्ट करें, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर द कंसंट्रेशन ऑफ द किलिंग एजेंट, आप कितना डिसइंफेक्शियस एजेंट यूज़ करते हैं, आप कितना स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा माइक्रोब को मार सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है सेकंड नंबर पे द लेंथ ऑफ टाइम द एजेंट इज़ अप्लाइड, कितने टाइम के लिए आपने वो डिसइंफेक्शियस एजेंट को अप्लाई किया। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों से माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएं तो आपने हैंड वॉशिंग मिनिमम 30 to 40 सेकंड के लिए करना है, तभी माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे सॉप के ज़रिए। अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो आपने मिनिमम 15 to 20 सेकंड के लिए हैंड को रब करना है, तभी आपके हैंड से जर्म जो है ना किल होंगे। तो कितना टाइम के लिए आप अप्लाई करते हैं और कितनी मकदार में या कितने कंसंट्रेशन में आप उस एजेंट को यूज़ करते हैं, तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ किलिंग इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप एन इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एजेंट। मतलब
आप जितना कंसंट्रेशन ऑफ एजेंट बढ़ाएंगे, जितना टाइम बढ़ाएंगे, इतनी ज़्यादा ही आप बैक्टीरिया को, वायरस को या उन एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे, उनको किल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बस लेक्चर है सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।